फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को और मुसलमान के इतिहास को लेकर गलत बयान दिया है। इसने कहा है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया, धीरे धीरे वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो इससे इस्लाम सिकुड़ गया, सबने सब बदल दिया। विदेशी तो यहाँ से चले गए लेकिन अभी भी इस्लाम यहाँ पर मौजूद है। कितने 100 साल हो गए लेकिन जीवन चल रहा है। इसको ना पहचानते हुए आपस में भेदभाव को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। जी हाँ, मोहन भागवत इंडिया के मुसलमानों को कह रहा है। इसके अलावा ये क्या कह रहा है आपको सुनिएगा। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया, धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। सभी को यह समझना आवश्यक है। यह मातृभूमि हमारी है। ये भूलकर हमारी पूजाएं अलग अलग है, 2-4 विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं। हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज हैं। इस वास्तविकता को क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? हमारी जो विशिष्टता है, विविधता है, वो हमारे अलगाव का कारण बनती नहीं, बाकी दुनिया में बनती है, लेकिन हमारे देश में प्राचीन समय से सबको समन्वय के साथ साथ चलाने वाली संस्कृति विद्यमान है। इसके कहने का मतलब ये है कि इस्लाम जो है इस मुल्क का मजहब नहीं है, तो फिर इस्लाम यहाँ पर क्यों है? जहाँ जहाँ पर इस्लाम फैला वहाँ पर से खत्म हो गया, मगर इसकी ये बात गलत है। जहाँ जहाँ पर से इस्लाम फैला है अभी भी काफी मुल्क है जो इस्लामिक मुल्क है, और इसको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये वीडियो दिखाना पड़ रहा है कि मुल्क के बड़े बड़े साधु संत अब बृजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर बलात्कारों के कई आरोप लगे हैं, उसके सपोर्ट में आ खड़े हुए हैं। और ये सारे बड़े बड़े साधु संत कह रहे हैं कि हम सब सत्य के साथ है, यानी सच के साथ है, और बृजभूषण शरण सिंह सत्य है, यानी वो सच है। यानी ये लोगों के हिसाब से हमारी पहलवान बहनें जो काफी महीनों से एहतजाज कर रही है वो लोग गलत रास्ते पर है, और बृजभूषण सिंह जो बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसके ऊपर आरोप इल्जाम लगाए गए हैं, वो सच है। जरा आपको सुन लिएगा इन लोगों की जुबानी। कानून जो बनती है वो अच्छाई के लिए बनती है, लेकिन कभी कभी वह कानून जो है दुखदायी हो जाती है। बिना उस कानून में है कि FIR दर्ज हो और गिरफ्तारी हो जाए, ठीक है, गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन यदि रंग निकला तो जितने दिन में प्रत्याशी जो है, गिरफ्तारी करता जो है, वह कैदी बन करके रहे, वह बंदी बन करके रहे, वह उसका जो नुकसान हो रहा है क्या उसकी भरपाई कोई कर पाएगा? सरकार से हम मांग करेंगे कि जो इस प्रकार की धाराएं हैं, जो कि आजकल इस प्रकार की धाराओं को हथियार की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आपसे हमारी दुश्मनी है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमने आरोप लगा दिया तो जांच तो बाद में होती, पहले उसको गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लो, उसके स्वाभिमान को नष्ट कर दो। इस संबंध में हम सरकार से अनुरोध करेंगे। पास्को का जो सहारा लेकर के लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उस कानून का दुरुपयोग करते हैं, उसको कलंकित करने का काम करते हैं, इसके विरोध में हम लोगों ने खड़े होकर के और सभी लोगों ने, साधु संतों ने कदम बढ़ा करके इस कार्य को करने के लिए, इसमें एक विचार विमर्श हो और इसमें इस तरह की धारा पहले उसकी जांच हो, और जांच होने के बाद ही किसी के साथ कोई इस तरह का जो दोषी हो उसे दंडित किया जाए, लेकिन जो दोषी न हो वो उसके साथ जो सामाजिक, शारीरिक, मानसिक जो प्रताड़ना होती है उसके साथ क्या किया जाएगा। अगर से WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह का नाम शौकत अली होता तो सरकार इसी तरीके से खामोश रहती, घोड़ी मीडिया पे इसी तरीके से खामोश रहती। ये सवाल किया गया है घोड़ी मीडिया के एक एंकर से, और इस सवाल को पढ़ने के बाद किस तरीके से ये खामोश हो गई, यही वजह है कि हमारी मीडिया वाले, इंडिया के जो मीडिया का रैंक है 161 है, 180 मुल्कों की रैंकिंग में। शौकत अली पूछ रहे हैं, चित्रा मैम, बृजभूषण की जगह पहलवानों के इल्जाम शौकत अली पर होते तो क्या वो भी ऐसे ही आजाद घूमते?
और ये पूरी इंडिया का इकलौता ऐसा इंसान है जो बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगने के बावजूद भी इसे सिक्योरिटी दी गई है। इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी जो है इसे अरेस्ट नहीं किया गया है। कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आज तक पता नहीं पाई। कहाँ हुआ, क्या हुआ। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सरकार से भी रिक्वेस्ट की है कि दलित बंधु शेम की तरह मुस्लिम बंधु शेम का भी ऐलान करो। ये बीआरएस हुकूमत से डिमांड किया कि उन मुसलमानों में से 5% जो बीपीएल में, उसमें से 1% को 1% मुस्लिम्स को आप 10 लाख एक खानदान को दो। आपको मालूम कितना खर्चा आता खाली उसका? 900 करोड़ रुपए। तेलंगाना का बजट करीब 2.5 लाख करोड़ है मेरे ख्याल से। 2.5 लाख करोड़ में रेवेन्यू आता है 1,70,000 करोड़ का। 900 करोड़ का हम बोले बीआरएस को, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बोले ना क्यों नहीं देते गरीबों को, जब दलित भाइयों को गरीबी की बुनियाद पर मिल रहा है। और मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जो बीपीएल फैमिलीज तेलंगाना में, मुसलमानों के बीपीएल दलितों से भी गरीब है तेलंगाना में। आप दो, उनको भी दो। मगर बदनाम मैं हो जाता हूं कि ओवैसी इस तरह का तकरीर करता है। आपको क्या जरूरत थी इस तरह की बात करने की? 900 करोड़ रुपयों से खाली डीबीटी। और कितना रेवेन्यू है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तेलंगाना का 1,70,000 करोड़ के बराबर है। कितना आपको देना पड़ेगा? कुछ नहीं है इसमें। इसीलिए हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के जो मुसलमान बीपीएल फैमिलीज है, उसमें 1% लोगों को आप दलित बंधु की स्कीम की तरह मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करो। और 1-1, 10-10 लाख रुपए उन गरीबों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना बताओ आप? अगर मैं डेटा खोल के बताऊंगा तो आप हैरत करेंगे। पूरी स्टडी मेरे पास है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि गुर्बत जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो मुसलमानों में, दलितों से भी गरीब है। शेड्यूल ट्राइब के बराबर गुर्बत है। दोस्तों, जो ओवैसी साहब जिस डाटा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि तेलंगाना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पर क्यों ये मुसलमानों के खिलाफ है, या मुसलमानों को क्यों नहीं पैसा दे रही है, क्यों मदद नहीं कर रही है? इस राय की ज़रूर आप लोग बताएं कि क्या राय है आप।